हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज का चौथा वीडियो। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के दो मेन रीजन थे। एक तो था सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जेम्स वॉट ने क्या किया था, स्टीम इंजन को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, और उसके बाद जो है स्टीम इंजन के से थ्रू ही जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए जो है स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया, जिसके कारण से जो ट्रेन्स जो थी उस समय रेलवे जो थी उसके थ्रू सामानों का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा भी ब्रिटेन में और भी कुछ ऐसे कंडीशंस थी जिस कंडीशन के फेवरेबल होने के कारण वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हुआ। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या ऐसे मेन रीजन हैं जिस रीजन के कारण ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो एक रीजन तो आप लिखोगे सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या रीजन लिखोगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। उसके अलावा भी अगर आपको अदर रीजंस लिखने हैं तो वो रीजंस कौन कौन से होंगे, इधर ध्यान से देखो। द पॉलिटिकल सिचुएशन, देखो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होता है वो किस तरीके से किसी कंट्री के इकोनॉमिक और डेवलपमेंट प्लान को जो है इफेक्ट करता है। अगर किसी भी कंट्री में अगर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो कि लंबे समय तक लंबे समय तक अगर चलेगी, बार बार अगर चेंज नहीं होगी, तो उसके कारण से पॉलिसी जो होती है वो काफी लंबे समय तक एक जैसी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। अगर ये गवर्नमेंट मान लो 6 महीने रही, 6 महीने बाद ये क्या होती है, ये गवर्नमेंट जो है गिर जाती है। तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो वो गवर्नमेंट भी 2 साल चली, फिर उसके बाद वो भी क्या हो गई, स्टेबल नहीं रही, फिर गिर जाएगी, फिर नई गवर्नमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट के चेंज होने से क्या होता है, बार बार पॉलिसीज चेंज होती हैं, और जब पॉलिसीज चेंज होती हैं तो जो बिजनेसमैन जो होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। कोई गवर्नमेंट जो होता है वो टैक्सेस कम लगाता है, नया सरकार बना हो सकता है वो ज्यादा टैक्स लगाएगा। फिर एक और नया सरकार, मान लो पुराना वाला सरकार गिर गया तो नया सरकार बनेगा तो क्या करेगा, टैक्स रेट को और इंक्रीज कर सकता है। मतलब किसी कंट्री में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट को जो है स्टेबल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तो फॉरेन के लोग भी हमारे कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन अच्छे से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा एक डर ये बना रहेगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये कब तक चलेगी, तो उनके रिलेशंस जो होते हैं वो भी खराब होने लगते हैं। तो ब्रिटेन में क्या था, ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में उस समय क्या था, एक स्टेबल जो है पॉलिटिकल कंडीशन थी, और उसके कारण से जो है क्या हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उसी को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो होना है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज होगी तो वो कंट्री कभी भी प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे आप देख सकते हो पाकिस्तान को एग्जांपल के लिए, पाकिस्तान में क्या था, आज से 8, 10, 15 साल पहले जो है वहां पर मिलिट्री रूल था। उससे पहले जो था गवर्नमेंट का रूल था, फिर गवर्नमेंट से पहले मिलिट्री रूल था। तो वहां पर कभी भी जो है लॉन्ग टाइम तक जो है कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं चल सकती है। जैसे अभी भी रिसेंटली इमरान खान जो है 2019-18 के आसपास जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2022 में उनको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया, ठीक है, मतलब उनके गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। तो वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर किसी बिजनेसमैन को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट कोई फिक्स नहीं है। कल को पता चला कि मिलिट्री रूल वहां पर लागू हो गया, अभी की शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट वो गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट का स्टेबल होना कितना जरूरी है। Britain was politically stable during the 17th century with one king ruling over England, Wales and Scotland। ये देखो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को अगर मिला दे तो तीनों मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं। और इन तीनों में जो है एक ही राजा का रूल था, जिसके कारण से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब जिसके कारण से वहां पर जो है ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं थी। वहां पर एक ही गवर्नमेंट था और वो राजा था। This meant there was a single law, single currency and single market system for the entire country। अब देखो अगर एक ही राजा होगा तो एक ही राजा के लिए सबके लिए जो रूल बनाएगा वो एक जैसा होगा, सबके लिए जो करेंसी होगी वो एक जैसी करेंसी होगी, सबके लिए मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन अगर यहीं पर वो अगर गवर्नमेंट में वो किंग अगर बार बार चेंज होते रहता, तो किंग अगर बार बार चेंज होता तो जो लॉ है वो भी बार बार चेंज होते, जो करेंसी है वो भी बार बार चेंज होते, मार्केट के रूल्स भी बार बार चेंज होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पर एक ही राजा था।
The unification of systems benefit trade. The government removed or reduced many obstacles to the growth of trade and industry. साथ ही साथ उस समय का जो गवर्नमेंट था, मतलब बेसिकली जो उस समय का जो ब्रिटेन का किंग था, उसने क्या किया, ट्रेड में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे थे, मतलब अगर हम कोई बिजनेसमैन अगर ट्रेड करना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ, तो जो भी उसमें टैक्स लग रहा है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको उन्होंने क्या किया, दूर किया। But it did not invest in industry. What it did was levy additional duties on the goods from the other countries. और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के मार्केट को बचाने के लिए, ब्रिटेन के लोकल लोग ब्रिटेन के बाजार में अपना सामान बेच सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाहर के कंट्रीज से आने वाले सामान पर जो है उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। मतलब जैसे एक कोई सामान है, मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेन। तो ये जो पेन है ये ब्रिटेन के अंदर भी बनता है और ये पेन बाहर में भी बनता है, बाहर के कंट्रीज में। तो ये जो ब्रिटेन में बना हुआ जो पेन है, लोग इसी का यूज करें, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाहर कोई कंट्री से अगर ब्रिटेन में एक पेन बिकने को आती है तो उस पेन पर वो क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, जिससे वो पेन क्या हो जाएगा, बाहर से बन के आने वाला पेन महंगा हो जाएगा और महंगी चीज को लोग खरीदेंगे नहीं। तो उस समय के किंग ने क्या किया, अपने यहाँ के लोकल गुड्स को बचाने के लिए जो है बाहर से आने वाले सामानों पर जो है टैक्स जो है ज्यादा बढ़ा दिया। दिस मेड इंपोर्टेड गुड कॉस्टलियर देन ब्रिटिश गुड्स। और इसी कारण से क्या हुआ, जो सामान, जैसे पेन की बात करते हैं, ये अगर पेन ब्रिटेन में मान लो 2 रुपए में मिल रहा है और वही पेन जो है बाहर से बनकर आया है और वो भी 2 रुपए का है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी, दोनों 2-2 रुपए का टैक्स है। तो जो पेन ब्रिटेन के अंदर में बना है उस पर टैक्स ज्यादा नहीं लगाती थी, और बाहर से ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से अगर दूसरे कंट्री से बनकर आएगी तो इस पर क्या करेगा, ये 3 रुपए टैक्स लगा देगा। और 2 रुपए का पेन था, 3 रुपए टैक्स, 300% टैक्स लगा दिया यहाँ पे। तो पेन कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 रुपए का एक पेन है और 2 रुपए का एक पेन है, दोनों की क्वालिटी सेम है, तो आप किसको खरीदोगे, आज के डेट में ऑब्वियस सी बात है 2 रुपए वाले को खरीदेंगे। तो सेम चीज वहां पे उन्होंने किंग्स ने जो है किया, ब्रिटेन के सामानों को बचाने के लिए, ब्रिटेन के लोकल गुड्स मैन्युफैक्चरर को जो है बेनिफिट पहुंचाने के लिए बाहर से आने वाले सामानों पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा दी, जिसके कारण से बाहर के सामान जो है कॉस्टली हो गए। So British industrial and agriculture goods were protected against the competition and the people preferred buying them because they were cheaper। और इसी कारण से जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ब्रिटेन से बने हुए सामानों को जो है क्या करने लगे, ज्यादा यूज करने लगे। और यही चीज तो वो चाहते थे, क्योंकि वहां की फैक्ट्रीज जो थी वो काफी ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो सामान को बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए ना। तो इस तरीके से वहां के किंग ने क्या किया, मार्केट भी अवेलेबल करा दिया वहां की फैक्ट्रीज से, बाहर से आने वाले सामानों को उनको प्रोटेक्ट करके। Such protectionist duties continued up to the 1840s. After 1846, the government began reducing these duties. अब देखो ये जो ड्यूटी है ये 1846 तक जो है चलता रहा, बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन 1846 के बाद जो धीरे धीरे ये जो टैक्स है ये क्या होने लगे, कम होने लगे। Levying the same duty on the both imported and exported goods, this is known as the free trade policy। फिर 1946 में क्या हुआ कि वहां के जो किंग थे या रूलर जो थे, उन्होंने क्या किया, जो बाहर से आने वाले सामानों पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था उस टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। अब जो सामान ब्रिटेन में बनता है उस पर जितना टैक्स लगता है उतना ही टैक्स जो है बाहर से आने वाले सामान पर भी जो है लगता है। जैसे वो 2 रुपए वाला पेन वाला एग्जांपल लेते हैं, एक पेन ब्रिटेन में बना 2 रुपए का और 2 रुपए में बिकने को मार्केट में आया, एक पेन ऑस्ट्रेलिया से बनकर आया है ब्रिटेन में, वो भी 2 रुपए में बिकेगा। तो दोनों पर जो अब टैक्स लगेगा वो सेम लगेगा, दोनों पर 1-1 रुपए का टैक्स लगेगा, तो दोनों पेन की जो कीमत वो 3 रुपए होगी। तो अब कस्टमर की चॉइस है, वो ब्रिटेन में बने हुए पेन को खरीद ले या ऑस्ट्रेलिया में बने हुए पेन को खरीद ले, वो उसकी चॉइस है। तो अब जो है दोनों पर सेम टैक्स जो है क्या किया जाने लगा, इंपोज किया जाने लगा। Under such a policy, the government does not interfere too much in the economic system and the private capitalists are given greater freedom। साथ ही साथ ब्रिटेन के उस समय की गवर्नमेंट ने क्या किया, अब मार्केट पर इंटरवेंशन करना कम कर दिया। मतलब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, मार्केट में कौन सा सामान कितना प्रिफरेबल होगा, कौन सा सामान को कितना बेचना है, अब इस पर जो है गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया और सारे के सारे प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट थे उनको क्या कर दिया, फ्रीडम दे दिया प्राइवेट कंपनियों को कि आप प्राइवेट कंपनी जो भी सामान बनाना चाहते हो आप बना के मार्केट में जो है बेच सकते हो। Britain could introduce such a policy because industrialization had made British goods too cheap that the country no longer feared competition from other nation। और उस समय के गवर्नमेंट ने इतना छूट क्यों दिया,
टैक्स को रिड्यूस क्यों कर दिया, साथ ही साथ जो है प्राइवेट फैक्टर्स को जो है क्या क्या ज्यादा जो है मोटिवेट क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटेन में जो सामान बन रहा है फैक्ट्री से वो इतना सस्ता है कि बाहर के कंट्रीज में कोई भी जो है इतने सस्ते में जो है नहीं बेच सकता। टैक्स लगाने के बावजूद भी ब्रिटेन के सामान जो है क्या थे, सस्ते होते थे, और बाहर के सामानों पर टैक्स कम करने के बावजूद भी वो क्या होते थे, महंगे होते थे, क्योंकि उनको बनाने का जो प्रोसेस था वो उनके पास बाहर के जो सामान जो बनते थे वो मशीन वगैरह से नहीं बनते थे। तो बाहर के जो भी सामान होते थे मशीन वगैरह से नहीं बनते थे तो उनको महंगा पड़ता था, लेकिन ब्रिटेन के सारे सामान जो होते थे वो मशीन में बनते थे, सस्ते होते थे। सो दोनों में सेम टैक्स लगाने के बावजूद भी ब्रिटेन का सामान सस्ता जो है होने लगा था। इसीलिए वो बिंदास थे कि जितना भी टैक्स लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमारे सामान तो सस्ते हैं भैया, तुम महंगा बेचो चाहे कुछ भी करो, हमारा सामान तो बिकना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इंडिया ऑल्सो इम्पोज्ड हाई प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज ऑन द फॉरेन गुड्स फ्रॉम 1947 onwards, but after 1990s the protectionist duties were reduced to a minimum. Ask your teacher about this change in a policy and why it happened, discuss in a class। देखो, इंडिया भी जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो इंडिया के लोकल मार्केट को या लोकल गुड्स मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए जो है क्या किया गया कि बाहर से आने वाले सामानों पर जो है टैक्स का रेट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया 1947 में। जैसे एक इंडिया में कोई एक सामान बनता है, मान लो एक इंडिया में कपड़ा बना, वो कपड़ा 100 रुपए का है, तो बाहर से अगर सेम क्वालिटी का कपड़ा अगर 100 रुपए में बिकने को आता है, इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए का एक कपड़ा बनाया, ठीक है, एक जो है क्लॉथ बनाया, और ऐसा ही सेम क्वालिटी का जो है दूसरा सामान जो है 100 रुपए में ही इंडिया में बिकने को आया, तो अब क्या होगा कि बाहर से बने हुए सामान जो हैं, ये मान लेते हैं, सॉरी, इंडिया में जो बना हुआ सामान है वो 100 रुपए का है और बाहर में जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो 80 रुपए का है, क्योंकि बाहर में मशीनों से सामान बनता है और हमारे इंडिया में जो है उस समय तक, काफी समय तक जो है हाथों से ही कपड़ा बनता था। तो हाथों से कपड़ा बनता था तो काफी ज्यादा महंगा होता था। तो एक कपड़ा जो कि हाथों से बना है जो कि 100 रुपए का है, और सेम क्वालिटी का कपड़ा ब्रिटेन में बना है जो कि 80 रुपए का है, क्योंकि वो मशीन से बना है। तो अगर इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, जो सामान ब्रिटेन से बनकर आया है, तो लोग क्या करेंगे, लोग तो ब्रिटेन के सामान को खरीदेंगे, 20 रुपए कम में मिल रहा है करके। तो इसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 1947 से लेकर 1991 तक इस पर जो है टैक्स लगा दिया। मतलब 100%, 200%, ये 80 रुपए का बिकने को आया, लेकिन इस पर 100% टैक्स लगा दिए, तो ये महंगा हो गया, कितने का, 160 रुपए का हो गया। तो अब ये ज्यादा महंगा हो गया, तो अब लोग जो है क्या करेंगे, 100 रुपए वाले को ही खरीदेंगे जो कि मेड इन इंडिया होगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो लाइफ वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए बाहर से आने वाले सामानों पर जो है क्या करने लगे, टैक्स लगाने लगे। लेकिन 1990s के बाद क्या हुआ, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, 1991 में जो है मनमोहन सिंह जो है उस समय के क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों उस समय जो है क्या किया गया, इंडिया का जो मार्केट है अब उस पर जो है टैक्स का जो है वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब इंडिया वाले भी इंश्योर्ड हो गए कि अब टाइम आ गया है कि हमारे यहाँ के जो लोकल गुड्स प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर के कंट्रीज के गुड्स के साथ कंपटीशन करें, मतलब उतने ही दामों पर जो है अब क्या करें, इंडिया वाले भी 80 रुपए में कपड़ा बनाने की कोशिश करें सेम क्वालिटी का करके जो है। अब उन्होंने जो है इस टैक्स को धीरे धीरे कम करना चालू किया। कब तक आप अपने कंट्रीज को जो है क्या कर सकते हो, बचा सकते हो बाहर के सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाकर, कभी ना कभी तो आपको उनके कंपटीशन में आना पड़ेगा ना, आप कभी ना कभी उनसे तो लड़ोगे ही। तो इसीलिए 1991 में जो है क्या किया गया, अब बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स का जो रेट है वो कम कर दिया गया, ताकि इंडियन गुड्स और बाहर के गुड्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहे, ताकि इसका फायदा कस्टमर को जो है होता रहे। दूसरा जो एक फेवरेबल कंडीशन उस समय ब्रिटेन में था वो था द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही थी फैक्ट्रीज से, इसको बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो मार्केट भी वहां पर अवेलेबल था। कैसे, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर अ बिग मार्केट टू सेल दिस गुड्स। अगर सामान ज्यादा बन रहा है तो बिकने के लिए बड़ा मार्केट भी चाहिए।
Britain was politically unified and had a centralized administration from 16th century, so it could establish a unified economic policy for the whole country. देखो ब्रिटेन जो है वो क्या है 16th सेंचुरी से ही जो है क्या था यूनिफाइड था। यूनिफाइड था मतलब वहां पर एक ही रूलर होता था, एक ही फैमिली के जो लोग होते थे वो किंग्स बनते थे, क्वीन बनते थे, इसके अलावा किसी दूसरी फैमिली के जो लोग हैं वो पावर में नहीं आते थे। तो इसके कारण से उनका एक छत्र राज था। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे कंट्री में जो है एक जैसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी या मार्केट पॉलिसी जो है बना कर रखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल दे कुड नॉट लेवी अ टैक्स ऑन द गुड्स पासिंग थ्रू देयर टेरिटरी। उन्होंने क्या किया, अपने टेरिटरी से, जैसे अगर आपको सामान कुछ भेजना है तो आपको किसी ने, जैसे मान लो इंडिया को जो है क्या करना है, ब्रिटेन में सामान भेजना है, तो किसी ने किसी कंट्री से होकर तो जाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई दूसरे कंट्री का सामान हमारे यहाँ की जमीन से होकर जाता है तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। द होल कंट्री हैड अ सिंगल टैक्स। पूरे के पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम था, अलग अलग नहीं था। वेट्स एंड मेजर्स इन द करेंसी सिस्टम, और वहां पर एक जैसा मेजर करने का सिस्टम था। जैसे आप साइंस में पढ़ोगे आगे एफपीएस सिस्टम, उसके बाद अलग अलग सिस्टम होते थे, एसआई सिस्टम। तो उस समय ब्रिटेन में जो है नापने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, हाइट को नापने के लिए एक जैसा वेट सिस्टम था, एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम था और एक ही करेंसी थी। These made it easy to trade across the country as the internal trade expanded rapidly। अब पूरे कंट्री में एक जैसी करेंसी ही चल रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप घूमने के लिए कहीं पर चले गए साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया का लैंग्वेज अगर अलग है या ट्रेड करने आप चले गए, तो वहां पर आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे भारत में, ये पूरे इंडिया में अगर एक ही लैंग्वेज है हिंदी ही, या कोई दूसरा मान लेते, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक ही सिंगल लैंग्वेज है तो आप कहीं भी जाकर बिंदास क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो यही फायदा ब्रिटेन में भी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज था, इंग्लिश, जिसके कारण से वहां, और करेंसी सिस्टम भी एक ही थी, हर जगह एक ही करेंसी चलता था, अलग अलग करेंसी नहीं था। तो बड़े आराम से पैसा देकर सामान जो है लोग क्या कर सकते थे, खरीद और बेच सकते थे। By the end of 17th century, Britain was using currency widely for the daily transaction. Earlier, most transactions were done by the exchanging the फूड, ग्रेन और गुड्स। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था कि ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो क्या करते थे, दूसरे से अगर कोई सामान लेते थे तो उसके बदले वो क्या करते थे, दूसरा सामान दे देते थे। जैसे मान लो एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ए के पास जो है बहुत सारा क्या है, पोटैटो है, और बी के पास बहुत सारा राइस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ए को जो है राइस की जरूरत है, तो ए जाएगा बी के पास और बोलेगा कि मुझे ना राइस दे दो। तो ये बोलेगा बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो बोलेगा कि जितना तुम, जैसे मान लो 2 केजी अगर मुझे राइस दोगे तो मैं आपको 4 केजी क्या दे दूंगा, पोटैटो दे दूंगा। तो उस समय जो होता था, उस समय कैसे होते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान मिलता था। उस समय करेंसी जैसा सिस्टम जो है स्टार्टिंग में नहीं था। तो किसी के पास अगर पोटैटो है तो पोटैटो को बदले राइस ले लेता था, किसी के पास अगर राइस है तो राइस के प्लेस में दाल ले लेता था। मतलब सामान के बदले सामान जो है उस समय जो है चलता था। इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वेजेस, लैंड, रेंट, टैक्सेस एक्सेट्रा वेर पेड इन केस। बाद में फिर क्या होने लगा कि अब ये जो बार्टर सिस्टम है, ये बार्टर सिस्टम अब धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। अब वहां पर करेंसी सिस्टम चालू हो गया। अब हर सामान को खरीदने या बेचने के लिए जो है सामानों का एक्सचेंज नहीं किया जाता था, बल्कि करेंसी के थ्रू होता था। Another important reason for this shift was the commercialization of agriculture. Farming was no longer done just to meet the household need, but to sell farms produced in the market for a profit. अब इसका एक और बड़ा रीजन क्या था कि पहले जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, लेकिन जब से मार्केट में जो है डिमांड बढ़ने लगी तो लोग जो है अब क्या करने लगे, ज्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने लगे। तो ज्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने लगे तो उसके कारण से जो ट्रांजेक्शन वाला सिस्टम था वो थोड़ा सा अनबैलेंस होने लगा। तो अनबैलेंस जब होने लगा तो इसीलिए वहां के लोगों ने जो है करेंसी सिस्टम को जो है क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। और कोई भी सामान अगर आपको खरीदना है, कोई भी सामान अगर आपको बेचना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सो डिमांड फॉर गुड्स ग्रेव एंड द मार्केट एक्सपांडेड। अब देखो पहले बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, उसके कारण से सबके हाथ में एक जैसी ही करेंसी थी। तो जिसको जो सामान चाहिए पैसा दो, करेंसी दो, उसके बदले में सामान ले लो। तो इसके कारण से मार्केट और एक्सपांड होते गया और वो ग्रो करते 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 इंडिया में जो है, ब्रिटेन जो है काफी ज्यादा पैसा जो है क्या कर लिया, कमा लिया।
ठीक है, तो 2 रीजन हमने देख लिए। तीसरा जो रीजन है इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करिएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सजेशन अगर आपके होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में जो है इस मैसेज को जो है या ये जो लिंक है वीडियो का उसको आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।